अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। ऑपोजिशन ये इल्जाम लगाती थी कि नैब और हुकूमत का गठजोड़ है। नैब सिर्फ ऑपोजिशन की जमातों को हदफ बना रही है। हुकूमती शख्सियात के खिलाफ भी केसेस हैं मगर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। अब नैब ने एक अहम हुकूमती शख्सियत को गिरफ्तार कर लिया है। नैब ने पंजाब के सीनियर वजीर अलीम खान को गिरफ्तार कर लिया है और नैब ने खदशा जाहिर किया है कि मुल्जिम दबाव के जरिए तरगीब देकर और डरा धमका कर रिकॉर्ड में रद्दो बदल कर सकता है। ये बात आज प्रेस रिलीज में तहरीक इंसाफ के पंजाब के सीनियर वजीर के बारे में नैब ने कही है और फिर इसको वजह बनाया है और कहा है कि अलीम खान जो तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास वजीर आला से ज़्यादा इख्तियारात भी हैं और इमरान खान साहब के बहुत करीब समझे जाते हैं। उनके हवाले से नैब की प्रेस रिलीज ये इल्ज़ाम लगा रही है। पंजाब में वजीर आला से ज़्यादा अलीम खान की चलती है, ये तासुर रहा है। और जब वजीर आला पंजाब के इंतखाब का मरहला आया तो वो फेवरेट समझे जाते थे, मगर इस दौरान नैब ने उन्हें तलब करना शुरू कर दिया। जैसे ही इलेक्शन हुए, MPA बने, नैब ने उन्हें तलब करना शुरू कर दिया। बाद में वजारत आला के लिए उस्मान बुज़दार का नाम सामने आ गया। अलीम खान की गिरफ्तारी के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या अब हुकूमती शख्सियात की बारी आ रही है, क्योंकि 2 माह पहले ख्वाजा साद रफीक ये खदशा जाहिर कर चुके थे कि बैलेंस करने के लिए तहरीक इंसाफ की भी बारी आएगी। क्या यह खदशा दुरुस्त साबित हो रहा है? क्या हुकूमत यही समझती है कि यह बैलेंस करने के लिए है या अलीम खान की गिरफ्तारी को तहरीक इंसाफ की हुकूमत मेरिट पर देख रही है? अगर मेरिट पर देख रही है तो फिर इमरान खान की सिलेक्शन पर सवाल उठ रहा है कि वो कहते थे मैं बड़ी अच्छी टीम बनाता हूं। एक ऐसे शख्स जिनकी अगर गिरफ्तारी को मेरिट पर देखा जा रहा है तो उन्हें सीनियर वजीर लगा दिया गया, वो इमरान खान के इतने करीब कैसे पहुंच गए? नैब अलीम खान के खिलाफ मुख्तलिफ इल्जामात की तहकीकात कर रहा है। नैब ने आखिरी बार उन्हें अगस्त 2018 में तलब किया था, फिर तकरीबन 5 माह बाद आज फिर तलब किया। अलीम खान 11:15 बजे नैब लाहौर के दफ्तर पहुंचे और मीडिया से कहा कि वो आज की पेशी के हवाले से वापसी पर बात करेंगे, मगर बाद में नैब के दफ्तर से अलीम खान का स्टाफ अकेले रवाना हो गया। खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो पेशी के बाद मीडिया से बात करने की बात कर रहे थे। सीनियर सूबाई वजीर बाहर नहीं आए। नैब ने अलीम खान को गिरफ्तार कर लिया। अलीम खान की गिरफ्तारी के बाद जारी होने वाले नैब एलामिया के मुताबिक नैब ने पंजाब के सीनियर सूबाई वजीर अलीम खान को आमदनी से ज़ायद असासे बनाने के मुबैना इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद एहतसाब अदालत लाहौर में कानून के मुताबिक कल रिमांड के लिए पेश करेगी। एहतसाब अदालत में उन्हें पेश किया जाएगा। नैब की प्रेस रिलीज खुद कह रही है कि मुबैना इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। मुल्जिम कह रही है अलीम खान साहब को। गिरफ्तारी के बाद अलीम खान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अलीम खान का मौक़िफ़ है कि नैब ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, इसलिए वह अखलाकी तौर पर मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। अलीम खान ने अपना इस्तीफा वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दिया है। अलीम खान के खिलाफ नैब बहुत से इल्जामात की तहकीकात कर रहा है। नैब ने अलीम खान की गिरफ्तारी के बाद एक और एलामिया भी जारी किया जिसमें अलीम खान की गिरफ्तारी की वजूहात बताई गई। एलामिया के मुताबिक पनामा स्कैंडल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त के तौर पर सीनियर सूबाई वजीर मुल्जिम अलीम खान को मुबैना तौर पर आमदनी से ज़ायद असासे बनाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। मुल्जिम ने मुबैना तौर पर पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी के सेक्रेटरी और रुकने सूबाई असम्बली के तौर पर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और इससे पाकिस्तान और बैरून मुल्क में मुबैना तौर पर आमदनी से ज़ायद असासे बनाए। मुल्जिम अलीम खान ने रियल इस्टेट बिजनेस के लिए कई कंपनियां बनाई और करोड़ों रुपए की सरमायाकारी की। इसके अलावा मुल्जिम ने लाहौर और मुज़ाफ़ात में अपनी कंपनी मेसर्स A&A प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर मुबैना तौर पर 900 केनाल ज़मीन खरीदी, जबकि 600 केनाल मजीद ज़मीन की खरीदारी के लिए बयानिया रकम भी अदा की गई। लेकिन मुल्जिम अलीम खान ज़मीन की खरीदारी के लिए मौजूद वसाइल के हवाले से तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। नैब की प्रेस रिलीज के मुताबिक मुल्जिम अलीम खान ने मुबैना तौर पर मुल्क में मौजूद असासों के अलावा 2005 और 2006 के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात और बरतानिया में कई ऑफशोर कंपनियां भी कायम की, जिनमें मुल्जिम के नाम पर मौजूद असासे से कहीं ज्यादा असासे खरीदे गए, जिनके हवाले से नैब अफसरान तहकीकात जारी रखे हुए हैं। नैब एलामिया के मुताबिक मुल्जिम की जानिब से रिकॉर्ड में मुबैना रद्दो बदल के पेश नज़र मुल्जिम की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, लेकिन दौरान गिरफ्तारी मुल्जिम के अपने और दीगर बेनामी असासों के हवाले से कानून के मुताबिक तहकीकात जारी रखी जाएंगी। इसके अलावा नैब का मौक़िफ़ है कि अब तक की इंक्वायरी के बाद नैब के पास काफ़ी शवाहिद मौजूद है। नैब ने अलीम खान को ऑफशोर कंपनी, आमदनी से ज़ायद असासों, इराजी की गैर कानूनी खरीदारी और रिकॉर्ड में मुबैना रद्दो बदल के खदशे की वजह से गिरफ्तार किया है। नैब ने नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की गिरफ्तारी की वजह भी यही बताई थी कि उन्हें खदशा था कि वह रिकॉर्ड में रद्दो बदल ना कर दें। इससे पहले जब शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया
तब भी डीजी नैब लाहौर हमारे प्रोग्राम में आकर यही बात कर रहे थे। अब ये संगीन इल्जामात हैं। इसके अलावा अलीम खान के खिलाफ EOBI स्कैंडल और लाहौर में हाउसिंग सोसाइटीज़ की गैर कानूनी अलॉटमेंट के भी इल्जामात हैं। अलीम खान पर यह भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपनी बैरून मुल्क जायदादें जाहिर तो की हुई हैं मगर उनकी मालियत बहुत कम बताई है। ये वो इल्ज़ामात हैं जिनका अलीम खान को सामना है और अब नैब ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। खुद अलीम खान नैब की तहकीकात पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। गुज़िश्ता माह उन्होंने समा टीवी से बात करते हुए कहा था कि 2015 से 2018 तक कभी नैब में नहीं बुलाया गया, मगर जब रुकने पंजाब असेंबली बना तो मुझे बुलाया गया और MPA बनने के 15 दिन के अंदर 4 से 5 बार नैब में बुलाया गया, लेकिन उसके बाद फिर नहीं बुलाया जा रहा। जब अलीम खान से पूछा गया कि उनके खिलाफ क्या कोई साजिश हुई है, क्योंकि उस वक्त तासुर था कि वो वज़ीर आला बनेंगे, तो उन्होंने कहा कि जिसने भी की है अल्लाह उसे खुश रखे। इससे पहले भी इंतखाबात में कामयाबी के बाद जब अलीम खान को नैब की तरफ से बार बार बुलाया गया तो उस वक्त भी उन्होंने नैब की तलबी की टाइमिंग पर सवालात उठाए थे। मुझे 2-3 दिन पहले जो नैब का नोटिस इशू हुआ, इसकी टाइमिंग जो है वो मैं समझता हूँ कि वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि वो अगर तहकीकात हो रही हैं तो ये किसी प्रोजेक्ट के बारे में नहीं हो रही, ये किसी करप्शन के बारे में नहीं हो रही, ये लिविंग बियॉन्ड मीन्स के बारे में हो रही है। अच्छा। तो लिविंग बियॉन्ड मीन्स मुझे 2007 के बाद 2008 में पूछना चाहिए था ना, 2009 में पूछना चाहिए था। 11 साल बाद जब मैं वजीर हट गया हूँ, 11 साल बाद याद आया कि मैं लिविंग बियॉन्ड मीन्स हूँ। ये वो बातें हैं जो नून लीग की तरफ से भी की जाती रही हैं कि 20 साल 25 साल बाद 40 साल पुरानी तहकीकात हमसे की जा रही हैं। अलीम खान भी ये गिला करते रहे, साजिश की बात भी करते रहे, फिर आज अचानक गिरफ्तार हो गए। अलीम खान के खिलाफ तहकीकात के हवाले से नवंबर 2018 में हमने अपने प्रोग्राम में डीजी नैब लाहौर मेजर रिटायर्ड शहजाद सलीम से पूछा था और यही कहा था कि आप ये कहते हैं कि साद रफ़ीक हों और शहबाज शरीफ को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि साद रफ़ीक टेम्पर करते हैं रिकॉर्ड को, तो रिकॉर्ड की तक रसाई तो हुकूमती वज़रा को हो सकती है। तो जो हुकूमती रहनुमा है जिसमें हमने अलीम खान की बात की, उनको इस बात पे क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? तो उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ तहकीकात जारी हैं, बैरून मुल्क से MLAs का इंतज़ार किया जा रहा है क्योंकि जो तफसीलात हैं वो बैरून मुल्क से मंगवाई गई हैं। ये जितने अरेस्ट की जो बात होती है ये केस टू केस होती है कि आपको देखना पड़ता है इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ये रिकॉर्ड तबाह करेंगे, विटनेस तबाह कर देंगे। रोज़ पाकिस्तान की सरकारी बिल्डिंग में आग नहीं लगती, ये आग बिल्डिंग को नहीं लगती, कागजों को लगती है जो वहाँ पड़े होते हैं। उस हिसाब से टारगेट कागज होता है। ये बड़ी आप अहम बात कर रहे हैं कि इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, रिकॉर्ड तबाह कर सकते हैं और ये चीज़ें बदल सकते हैं, तो ये तो अब हुकूमत में है नहीं। असल में तो फिर परवेज इलाही, मोनिस इलाही, अलीम खान के खिलाफ भी केसेज है। असल में तो हुकूमत में वो हैं, वो सारे के सारे रिकॉर्ड चेंज कर सकते हैं। वो भी चल रहे हैं, उनके केसेस भी चल रहे हैं, उनमें से क्यों नहीं कर रहे? वो भी रिकॉर्ड तबाह कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। असल में तो हुकूमत में वो हैं, इन्फ्लुएंस अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका रिकॉर्ड सारा मुल्क से बाहर पड़ा हुआ है, वो ये मुल्क के अंदर रिकॉर्ड वाली बात नहीं है। उनका इशू वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो मुल्क से बाहर हैं, उसके लिए MLA जनरेट की हुई है, वो अभी तक जवाब नहीं आया। जो ही जवाब आएगा, अगर वो जस्टिफाई किया तो ये भी मैं आपको बता दूं कि हम बंद भी कर देंगे, और अगर जस्टिफाई ना किया तो फिर आप कोई शक नहीं होना चाहिए हम क्या करेंगे। अलीम खान के चीफ मिनिस्टर बनने की तो जुलाई के आखिर में 2 दफ़ा, फिर अगस्त के शुरू में एक दफ़ा आपने उन्हें बुलाया। जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर नहीं बने तो फिर वो केस कहाँ गया? वो उस वक्त तो बहुत तेज़ी से चल रहा था अलीम खान के खिलाफ केस। उन्होंने कहा भी कि मेरा केस जो है वो समझ में नहीं आ रहा। कोई तेज़ी से नहीं चल रहा था, जो उसका रिदम होता है वो वादे करके जाते थे कि मैं 2 दिन बाद ये चीज़ दे दूंगा, वो इसीलिए बुलाया जाता था कि MLA पेंडिंग है, उनकी बाहर से हम जो उनके डॉक्यूमेंट्स है उसका इंतजार कर रहे हैं, वो जो ही आएंगे ये केस आगे चलेगा और आप देखिएगा, आप फिर प्रोग्राम कीजिएगा। अभी बड़ी अहम बात है कि जब हमने पूछा कि अलीम खान को आप गिरफ्तार नहीं करते जो उस बुनियाद पर कि वो रिकॉर्ड टेम्पर कर सकते हैं क्योंकि वो हुकूमत में है, तो उस वक्त कहा कि उनका तो सारा रिकॉर्ड हमारे पास है, मालूमात MLA के तहत बैरून मुल्क से मंगाई गई हैं। मगर आज नैब की प्रेस रिलीज कह रही है कि अलीम खान रिकॉर्ड को टेम्पर कर सकते हैं, बाकायदा तौर पर मुजरिमाना तौर पर इस अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए उसको टेम्पर किया जा सकता है। उस वक्त नहीं कर सकते थे, आज कर सकते हैं। उस वक्त कहा कि रिकॉर्ड सारा हमारे पास है, MLA के तहत बैरून मुल्क से मालूमात मंगवाई गई हैं। आज की प्रेस रिलीज में किसी तरह जिक्र नहीं है कि बैरून मुल्क से क्या मालूमात अलीम खान के खिलाफ आ गई हैं, बल्कि जो सवाल हमने अब से 3 माह पहले डीजी नैब लाहौर के आगे रखा था वही बात आज प्रेस रिलीज में कह दी गई है कि अलीम खान रिकॉर्ड को में रद्दोबदल कर सकते हैं। अलीम खान को किस बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया? नैब की प्रेस रिलीज में ऐसा कुछ नहीं लिखा। अलीम खान की गिरफ्तारी पर रद्दअमल देते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि जैसे ही अलीम खान को गिरफ्तारी का कहा गया उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को अपना इस्तीफा भेज दिया। जिस तरह अलीम खान ने फौरी इस्तीफा दिया, इससे कल्चर
वाज़े फ़र्क इससे नज़र आता है जो सियासी जमातों का कल्चर है। पता चलता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या कल्चर है और बाकी जमातों में क्या कल्चर है। अलीम खान की गिरफ्तारी के बाद समझ नहीं आता अपोजिशन अब क्या बहाना बनाएगी। हम एहतसाब के अमल की मुकम्मल हिमायत करते हैं और इदारों के साथ खड़े हैं। अब अहम बात यह है कि 21 दिसंबर 2018 को नून लीग के रहनुमा और गिरफ्तार मुल्ज़िम ख्वाजा साद रफीक ने कौमी असेंबली में अपने खिताब में दावा किया था कि हिरासत के दौरान नैब हुकाम ने उनसे अलीम खान के बारे में पूछा था। इसी तकरीर में ख्वाजा साद रफीक ने इस खदशे का इज़हार किया था कि अब तहरीक इंसाफ की बारी आने वाली है, नैब कवानीन में बुनियादी तब्दीलियां करनी हैं तो करें। उन्हें लगता है कि बैलेंस करने के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की भी गिरफ्तारी होगी। खुद ख्वाजा साद रफीक ने कहा था कि बैलेंस करने के लिए करेंगे और बैलेंस करने की रिवायत ठीक नहीं है। वफाकी हुकूमत इसको मेरिट पर गिरफ्तारी देख रही है या नैब की तरफ से एक बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर देख रही है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब, ज़ाहिर आपका बयान भी सामने आया, एक मस्बत बात है कि गिरफ्तारी के बाद उन्होंने रिज़ाइन किया। आपने कहा कि वाज़ेह तौर पर साबित होता है कि तहरीक इंसाफ में और दूसरी जमातों में क्या फ़र्क है। मगर आप देख कैसे रहे हैं इसको? नैब की तरफ से एक बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर देख रहे हैं कि तनकीद बड़ी हो रही थी कि अपोजिशन को टारगेट कर रहा है तो सीनियर वजीर को गिरफ्तार कर लिया, या मेरिट पर देख रहे हैं आप इस बात को? देखिए, बात यह है कि हम तो तासुर बता सकते हैं ना, जो अमूमी तासुर आता है वो हम बता सकते हैं, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं या जो फैक्ट्स हैं वो तो ज़ाहिर है कि वो जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो बता सकती है। लेकिन तासुर बहरहाल यही है, एक अमूमी तासुर जो है वो यही है कि ये एक बैलेंसिंग एक्ट का हिस्सा है। आप खुद उन्होंने कहा था कि बैलेंसिंग करेगा नैब, अब आप भी कह रहे हैं कि तासुर यही है कि ये बैलेंसिंग एक्ट का हिस्सा है। मगर साथ में जो नैब बात कह रहा है, क्योंकि आप कहते हैं कि तहरीक इंसाफ दूसरी जमातों से अलग है, शहबाज शरीफ और साद रफीक के हवाले से नैब ने कहा कि ये रिकॉर्ड को टेम्पर कर सकते हैं, इनके बड़े इख्तियारात हैं। और उस जमाने में ये सवाल उठा था, हमने भी किया कि जी फिर वो तो हुकूमती वज़रा भी कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, इनका सारा रिकॉर्ड अलीम खान का हमारे पास है, हम तो बैरून मुल्क से MLAs का इंतजार कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड नहीं टेम्पर कर सकते। मगर आज जो प्रेस रिलीज है उसमें जो तीसरा नुक्ता है नैब का वो यही है कि बतौर वजीर वो रिकॉर्ड को टेम्पर कर सकते हैं और किस किस तरीके से कर सकते हैं ये भी लिखा हुआ है, इसलिए गिरफ्तार किया गया। तो बाकायदा इल्जाम लगा रहे हैं आपके सीनियर वजीर पर कि वो अपना इख्तियार तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इस्तेमाल करके रिकॉर्ड टेम्परिंग कर सकते हैं, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया। देखिए, वो पहले भी जो उनका मामलात हैं उनका रिकॉर्ड उनके पास तो नहीं है, सो मुझे नहीं पता कि वो कैसे उसको टेम्पर कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए, करप्शन की जो बुनियादी डेफिनेशन है वो ये है कि आप इक़्तिदार में हैं और इक़्तिदार में आकर के आपने अपनी ताकत को इस्तेमाल किया है अपनी फेवर के लिए। अब अलीम खान साहब 10 साल से तो किसी ओहदे के ऊपर है नहीं, सो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम जो है वो लगाए गए हैं। बहरहाल जिस तरह से अलीम खान साहब ने ख़ुद एक बड़ा दिलेराना फ़ैसला किया, उन्होंने कहा मैं ख़ुद को हुकूमत से अलहदा करके इंडिपेंडेंटली इसको कंटेस्ट करूँगा, रवैया बहरहाल यही होना चाहिए। हम एहतसाब के अमल को, नैब के इदारे को, हम बाकी इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं और जो कुछ भी हम इसको मजबूत करने के लिए कर सकेंगे हम इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, मगर जो नुक्ता है प्रेस रिलीज में वो लिखा हुआ है, आपने कहा ना कि जो हुकूमती इख्तियारात का इस्तेमाल, तो नैब की प्रेस रिलीज कहती है कि 2005 और 2006 में जब वो काफ लीग के वजीर थे उन्होंने असासे बनाए, ऑफशोर कंपनीज बनाई मुत्तहिदा अरब अमारात में और बरतानिया में, और वो बता नहीं सके कि किस तरीके से उनकी जो आमदनी है वो जस्टिफाई करती है इतने सारे असासे बनाने को, इन सारी की सारी प्रॉपर्टीज बनाने को। उस वक्त तो थे ना वो वजीर 2005 और 2006 में, 10 साल पहले का नहीं कह रहा नैब, उससे पहले का कह रहा है जब वो वजीर थे और इख्तियारात को इस्तेमाल किया। देखिए ये अगर इतना पुराना केस है और 2005-06 से जो है वो था, तो फिर इसकी इन्वेस्टिगेशंस पहले शुरू होनी चाहिए थी और उसका जो अब तक तो मामला ख़त्म हो जाना चाहिए था। अगर इससे भी मुझे लगता ही है कि एक तासुर उभरता है कि आपकी जो अगर इतने लंबे लंबे अरसा मामला नहीं चलता तो फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में खामियां हैं। सो लेकिन बहरहाल ये मेरिट्स है, मेरिट्स के ऊपर डिस्कशन जो है, चूँकि एक सब्जुडिस केस है, मुनासिब नहीं होगा मेरे लिए और आपके लिए मेरिट्स के ऊपर कमेंट करना। मतलब मगर मसला यह है कि जाहिर जब अपोजिशन का होती है तो सब्जुडिस होता है, उस वक्त सारे के सारे बात भी करते हैं और रिवायत इस तरह से कायम अगर होती रहती है तो आपको लगता है कि जो तासुर आ रहा है कि बैलेंसिंग एक्ट है, और आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने साबित किया, वो जैसे गिरफ्तार हुए और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, मगर फिर ये सिलसिला रुकेगा कहाँ? अगर आप मीडिया को सेटिस्फाई करने के लिए और मीडिया पर यह बात कहने के लिए कि तहरीक इंसाफ दूसरों से अलग है ये करते रहे, तो फिर अलीम खान के बाद परवेज़ खटक का मामला आ सकता है, फिर आपके जो खैबर पख्तूनख्वा के CM हैं उनसे भी इंक्वायरी हो रही है, वहाँ के जो सीनियर वज़रा हैं उनसे भी इंक्वायरी हो रही है। तो अलीम खान ने आज इस्तीफ़ा दे दिया, फिर क्या आप इस्तीफ़े देते रहेंगे ये कहने के लिए कि तहरीक इंसाफ दूसरी जमातों से अलग है?
देखिए बात यह है शाहजेब साहब कि जो कोई भी जो इन्वेस्टिगेशन है, ख़ुसूसन जब हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं तो उसमें जो ट्रांसपेरेंसी है वो नज़र आनी चाहिए। जस्टिस शुड नॉट बी डन बट सीन टू बी डन, जो हमारा प्रिंसिपल है वो नज़र आना चाहिए हर सूरत में। और उसको शफाफ रखने के लिए मैं ये समझता हूँ कि यकीनी तौर के ऊपर उसमें इक़दामात की ज़रूरत है, इक़दामात किए भी जाएंगे। और नैब को मजबूत करने के लिए इक़दामात और अमेंडमेंट्स हो सकती हैं। और अब जैसा कि आपको मालूम ही है कि कुछ गुफ्तगू जो है वो इस सिलसिले में हुई भी है अपोजिशन और हुकूमत की, लेकिन फिर तरह का कोई हमारा इरादा नहीं है कि हम नैब की पावर्स को डाइल्यूट करें। नैब को एहतसाब जो है वो मेरे आपके लिए, पाकिस्तान के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये प्रेसिडेंट सेट होने चाहिए कि आप जितने भी ताकतवर हैं आपको इन्वेस्टिगेशन का सामना करना पड़ सकता है, आपको केसेस का सामना करना पड़ सकता है। ये पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में इम्पॉर्टेंट है कि ये मामला जो है वो जारी रहे। मगर नहीं फौजी साहब, मगर पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में ये तो नहीं है ना कि एक इदारा सिर्फ ये साबित करने के लिए कि इस मुल्क में ताकतवरों का एहतसाब होता है उसके ऊपर ये तासुर जाए कि या तो वो ऑपोजिशन को टारगेट करता है, अपनी अथॉरिटी को अब्यूज करता है, या फिर बैलेंस करने के लिए जो आप खुद कह रहे हैं कि तासुर आ रहा है वो हुकूमती वुज़रा को भी गिरफ्तार कर लेता है और कोई सबूत भी नहीं देता, कहता भी उन्हें मुल्जिम है, फिर 100 दिन के लिए ज़ेर हिरासत रख लेता है। अगर अलीम खान को भी रखा शहबाज शरीफ साहब की तरह और दूसरों की तरह, तो क्या आप सेटिस्फाइड होंगे? तो ये पाकिस्तान को ताकतवर तो नहीं बनाता कि ताकतवर के खिलाफ एहतसाब हो रहा है, सारे कवानीन को तोड़कर हो रहा है या अब्यूज ऑफ अथॉरिटी कर हो रहा है? नहीं, ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जो मुकदमात हैं, जो शफाफियत है इन्वेस्टिगेशन में वो नज़र आनी चाहिए, केसेस जो हैं वो सामने नज़र आने चाहिए और सिर्फ सब्सटेंस और एविडेंस की बुनियाद के ऊपर अरेस्ट होने चाहिए। किसी पॉलिटिकल जो आप समझिए कि निशानदही के लिए या सिंबलिज्म के लिए इक़दामात नहीं होने चाहिए। और अगर ये तासुर जाता है तो उससे नैब खुद कमज़ोर होगा। लेकिन बहरहाल हम जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया, आज भी हमारी जो मीटिंग हुई है उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमिटमेंट का इजहार किया है कि वो जो नैब का या जो अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है उसको वो मजबूत करना चाहते हैं और इसमें जितने लूप होल्स हैं वो इंशाअल्लाह ताला दूर भी करेंगे और नैब को मजीद ताकतवर भी करेंगे और इंडिपेंडेंट भी करेंगे। और ये बताइएगा जो बैलेंसिंग एक्ट नैब ने किया है, मुझे आप खुद तहरीक इंसाफ का बताइएगा बैलेंसिंग एक्ट क्या है जहां ये पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट करता है बकौल आपके कि नैब ने गिरफ्तार किया और अलीम खान ने इस्तीफा दे दिया तो साबित हो गया कि तहरीक इंसाफ दूसरी जमातों से कितनी अलग जमात है। मगर साथ ही यह भी नहीं साबित हो गया कि तहरीक इंसाफ दूसरी जमातों से कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं है। इमरान खान साहब कहते थे साफ सुथरे और कॉम्पिटेंट लोगों की टीम बनाऊंगा, सीधे हाथ पर खड़े होते थे। जहांगीर तरीन डिस्क्वालीफाई हो गए अदालत से उसी तरह जिस तरह नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुए। उल्टे हाथ पर खड़े होते थे अलीम खान, गिरफ्तार हो गए नैब से उसी तरीके से जिस तरीके से शहबाज शरीफ और साद रफीक गिरफ्तार हो गए। ये तो फ्लाइट्स में भी सीधे हाथ पर बैठे होते थे जहांगीर तरीन, उल्टे हाथ पर बैठे होते थे अलीम खान, ATM मशीन कहलाते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो ये कितना साबित हो रहा है कि इमरान खान साहब बड़ी अच्छी टीम बनाते हैं जब सीधे हाथ और उल्टे हाथ पर खड़े होने वाले लोग या तो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं या नैब से उसी तरीके से गिरफ्तार हो रहे हैं जो इल्जाम आप अपोजिशन पर लगाते थे। नहीं, खान साहब ने तकरीबन 834 लोगों की टीम है, उसमें अगर 2-3 नाम आते हैं तो वो एज फार एज सच उनकी जो एबिलिटी है टू क्रिएट टीम उसको तो फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही होता है। और दूसरा ये भी है कि जिस तरह मैंने पहले आपको कहा जहांगीर तरीन साहब का भी मुकदमा यही था, अलीम खान साहब के बारे में भी यही है। जो अमूमी तासुर है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये तासुर सही है या गलत है, अमूमी तासुर ये है कि वो बैलेंसिंग एक्ट का निशाना बने हैं। और जब मुकदमा चलेगा उन्होंने खुद एक दिलाना फैसला किया है, उन्होंने खुद को हुकूमत से अलहदा किया है, वो इलेक्शन वो कोर्ट में अपना मुकदमा लड़ना चाह रहे हैं, वो लड़ेंगे और वो उससे आपको पता चलेगा कि उनके खिलाफ मुकदमे के मेरिट्स क्या हैं। सो सिर्फ इल्ज़ामात की बुनियाद के ऊपर तो आप नहीं किसी को डिक्लेयर कर सकते कि उनका क्या मामला है। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया। खुद ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा था कि बैलेंसिंग करने के लिए अब हुकूमती वुज़रा की बारी आएगी। तो अगर अलीम खान की बारी आ गई है उसी तरह आ गई है जिस तरीके से अगर आप लोगों की आई, तो आप मुतमईन हैं या आपकी पोजीशन वही है कि जो हमारे साथ हुआ वो दूसरों के साथ भी नहीं होना चाहिए, नैब के कवानीन में तब्दीलियां होनी चाहिए, इस तरीके से अथॉरिटी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कि मुल्जिम से जुर्म की तरफ पहुंचने की कोशिश की जाए? जी बिल्कुल, हमारा मौक़िफ़ जो है वो वही है जो मौक़िफ़ उस वक्त था जब अहद चीमा को या फ़वाद हसन फ़वाद को या बाद में मियाँ शहबाज शरीफ साहब को या ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को गिरफ़्तार किया गया था
क्योंकि जो नैब लाज हैं उनमें इतनी ज़्यादा डिस्क्रिशन है और जो इख्तियार है किसी को गिरफ़्तार करने का वो डिफ़ाइन नहीं है, और ये किसी को जो है ये मालूम नहीं हो पड़ता कि मियाँ शहबाज शरीफ को जिनके ख़िलाफ़ 4 माह की इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के बाद उनके ऊपर 1 रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सका, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया इंक्वायरी स्टेज पे। और बाबर अवान साहब जिनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया गया, जिनके ख़िलाफ़ सारे सबूत इकट्ठे करके अदालत में भेजे गए, उनको जो है वो गिरफ़्तार नहीं किया गया। अभी ये 2 दिन पहले जो आसमा जो है वो अरबाब KPK से केस है, उनके खामद भी हैं जहांगीर अरबाब, तो उनके ख़िलाफ़ भी बड़ी सीरियस एलिगेशन थी, उनके ख़िलाफ़ जो है वो रेफरेंस दायर किया गया, उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया। अलीम खान साहब को जो है वो इंक्वायरी स्टेज के ऊपर ही जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। तो ये जो ऐसा इख्तियार है जो डिफ़ाइन नहीं है, जो डिस्क्रिशनरी है, जिसकी जो है वो इस्तेमाल जो है वो आर्बिट्रेरी हो रहा है, उसमें अमेंडमेंट उसको जो है वो रैशनल होना चाहिए। ये हमारा मौक़िफ़ था, इसके लिए लीडर ऑफ द अपोजिशन ने एक कमेटी। अहम बात है कि नैब के लोग अपना वर्जन भी बार बार बदलते हैं। पहले कहा था कि पूरा रिकॉर्ड हमारे पास अलीम खान का है, वो टेम्पर नहीं कर सकते, आज अपनी प्रेस रिलीज में लिख दिया कि वो कर सकते हैं। तो ऐसी अगर कोई अमेंडमेंट होती है कि जिस तरीके से डिस्क्रिशनरी इस्तेमाल करते हैं और डिस्क्रिमिनेटरी बुनियादों पर इस्तेमाल करते हैं, किसी के खिलाफ कुछ, किसी के खिलाफ कुछ, अगर हुकूमत जाती है आप साथ देंगे उस अमेंडमेंट का? देखिए, मैं वही अर्ज़ कर रहा था कि लीडर ऑफ द अपोजिशन मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने एक 3 रुकनी कमेटी जो है उसमें मेरे साथ राना तनवीर साहब और याद सादक साहब थे, और गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो वफाकी वज़ीर फ़रोग नसीम साहब जो इनके लॉ मिनिस्टर हैं, उनके साथ इनके 2-3 लोग थे। हमारी बाकायदा मीटिंग्स हुई हैं और उन मीटिंग्स में हमने थॉरोली जो है वो नैब लाज का जायज़ा लिया, और उसके ऊपर तकरीबन 6 पॉइंट्स थे जिनमें ये जो अरेस्ट की पार्स हैं ये भी, और साथ इसमें जो है रिमांड की ड्यूरेशन, तो इसके ऊपर फ़रोग नसीम साहब ने हमें उस मीटिंग में कहा कि ये 5-6 पॉइंट जो हैं ये बिल्कुल जायज़ हैं, मैं इनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करूंगा और हम उनकी परमिशन लेके तो हम बिल लेके आएंगे। लेकिन बाद में हमें पता चला कि जब ये इनकी कैबिनेट की मीटिंग हुई तो वहाँ पे जो इनके हॉकिश एलिमेंट्स हैं, ख़ास तौर पे फवाद चौधरी साहब और दूसरे लोगों ने कहा कि नहीं जी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, अब ये अपोजिशन जो है ये इन मामलात में जो है वो इन्वॉल्व हुई है, तो आप इनको इसी तरह से रहने दें। तो उसके बाद उन्होंने जो है वो इससे वो पीछे हट गए और उन्होंने दोबारा इस बारे में बात नहीं की। हमारा जो स्टांस उस वक्त था PMLN का और PMLN की लीडरशिप का स्टांस जो है वो इस वक्त भी यही है। बहुत शुक्रिया राना सलवर साहब हमारे साथ मौजूद थे। स्टांस यही है, हुकूमत से पूछेंगे कि इस हवाले से क्या क्या तब्दीलियाँ वो ला सकते हैं, ये बड़ा अहम मामला है। साथ ही आज फैज़ाबाद धरने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का बहुत अहम फैसला आया है, बहुत सारी हिदायत दी गई हैं, बहुत सारे सवालात उठाए गए हैं। तफसील से आपके सामने रखेंगे फैसला एक ब्रेक के बाद। 75 दिन बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने फैजाबाद धरने का महफूज फैसला आज सुना दिया है। इस फैसले में न सिर्फ तहरीक लब्बैक के सियासी एजेंडे पर बात की गई है, बल्कि धरने के मौके पर उस वक्त की हुकूमत और इदारों की नाकामी और बेबसी को वाजे करके रख दिया गया है। आज जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मुशीर आलम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैजाबाद धरना केस में 43 सफ़हात का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। फैसला जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया है। फैसले में न सिर्फ तहरीक लब्बैक के धरने पर बात की गई है, बल्कि 12 मई के वाक़े का जायजा भी लिया गया है। साथ ही तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक की जानिब से 2014 को डी चौक पर दिए गए धरने का भी जिक्र किया गया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने फैसले में लिखा कि 19 अक्टूबर को पार्लियामेंट ने हलफनामे में अल्फाज की तरमीम को वापस अपनी असल हालत में बहाल कर दिया था और मामला निपटा दिया था, मगर तहरीक लब्बैक ने अपना एहतजाज जारी रखा। 5 नवंबर को फैजाबाद इंटरचेंज पर धरना दिया, जो दारुल हुकूमत के दाखिली और खारजी रास्ते का अहम पॉइंट है, जहां से रोजाना हजारों गाड़ियां गुजरती हैं। तहरीक लब्बैक ने इस दौरान पहले वफाकी वजीर कानून को हटाने का मुतालबा किया, फिर मुतालबा किया कि वफाकी हुकूमत ही मुस्ताफी हो जाए। इस धरने ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मफलूज करके रख दिया। अदालती कार्रवाइयां भी मुतासिर हो गई। बाज़ दरख्वास्त गुजार अपने केसेस में हाजिर नहीं हो सके, धमकियां और गालियां दी जाती रहीं और मामला शिद्दत इख्तियार करता गया। खुद अटॉर्नी जनरल ने शिकायत की कि वो धरने की वजह से अदालत में ताखीर से पहुंचे, लोगों की नकलो हरकत को रोका गया। शहरी स्कूल, अदालत, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहीं भी नहीं जा सकते थे। जिन्हें इलाज की जरूरत थी वो डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकते थे। एम्बुलेंसेस भी अस्पतालों तक नहीं पहुंच सकती थी।
जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने फैसले में लिखा कि धरने की क़यादत ने डराया, धमकाया, गालियां दी, लोगों को उकसाया और नफरत का प्रचार किया। मीडिया ने बिना रोक टोक के उन्हें कवरेज दी। जिस शख्स को भी हुकूमत के खिलाफ कोई शिकायत थी वो इस धरने में शामिल हो गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा कि खुफिया इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक शेख रशीद, एजाजुल हक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के उलमा विंग ने ऑडियो पैगामात रिलीज किए। गैर जिम्मेदार सियासतदानों की तरफ से तशद्दुद पर उकसाने वाली तकारीर की गई। कुछ टॉक शोज के मेजबानों ने शहरियों को उकसाया। मीडिया की जानिब से मिलने वाली पब्लिसिटी से तहरीक लब्बैक लाइमलाइट में आ गई और उसकी लीडरशिप मजीद जारहियत और बदसलूकी पर उतर आई और वो ये तक कहने लगे कि जो तहरीक लब्बैक को ज्वाइन नहीं करेगा उन्हें खुदा की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। यह एहतजाज पुरतशद्दुद होता गया और दूसरे शहरों तक फैलता चला गया, जिसके बाद अदालत ने 21 नवंबर को आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक से मुताल्लिक तमाम मुतालिका हुक्काम को नोटिस जारी किए। अदालत ने तकरीबन 5 सफ़हात में इस बात की वजाहत की है कि उन्होंने 184(3) को इस केस में क्यों लागू किया और उसकी वजूहात क्या थी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि 23 नवंबर को अटॉर्नी जनरल ने IB की रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि तहरीक लब्बैक ने मामले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया ताकि इंतखाबात में इसे हिमायत हासिल हो सके। रिपोर्ट में कहा गया कि इस धरने से मामूलाते जिंदगी मुतासिर होकर रह गए थे और तहरीक लब्बैक ने इस धरने की इजाजत भी नहीं ली थी। साथ ही उन्होंने बार बार अपने इस वादे से इनहिराफ किया कि वो अपना धरना डेमोक्रेसी पार्क और स्पीच कॉर्नर में मुंतकिल करेंगे। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि वजारत दाखिला की रिपोर्ट भी IB रिपोर्ट की तस्दीक करती है। IG इस्लामाबाद की रिपोर्ट भी वजारत दाखिला और IB रिपोर्ट से मिलती जुलती है, जिसमें मुजाहिरीन के गैर कानूनी इक़दामात की निशानदही की गई है, जिसकी वजह से एक 8 साला बीमार बच्चा अपनी जान से हाथ धो बैठा। हो सकता है कि ऐसे कई और केसेस हों जो उस वक्त रिपोर्ट नहीं किए गए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने फैसले में लिखा कि 25 नवंबर 2017 को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने आंसू गैस और वाटर कैंस के इस्तेमाल किया ताकि मुजाहिरीन को मुंतशिर किया जा सके, मगर वो नाकाम हुए और उन्होंने उस वक्त शिकस्त तस्लीम की जब उनके 173 अहलकार शदीद जख्मी हो गए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को बंदूक इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी, उनके पास सिर्फ हंगामा आराई रोकने का साजो सामान था, जबकि जो मुजाहिरीन थे वो इस हद तक तैयार थे कि उन्होंने तमाम मुतल्लिका CCTV कैमरों की तारें काट दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा कि उस वक्त की हुकूमत ने आर्टिकल 245 का इस्तेमाल करते हुए फौज को मदद के लिए तलब कर लिया, मगर फौज के पहुंचने से पहले ही 26 नवंबर 2017 की रात को हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान मामला तय पा गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने फैसले में लिखा कि हमने इस मामले में पेमरा, वजारत दिफा और हसास इदारे से 19 मार्च 2018 और 24 अप्रैल 2018 को मजीद मालूमात तलब की। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मजीद लिखा कि नाकाबिल फहम तौर पर फिर इस केस की समाअत तकरीबन 5 माह तक नहीं हो सकी। और अब ये अहम मामला है, 5 माह तक इस केस की समाअत क्यों नहीं हो सकी। क्या फैसले में यहाँ साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर सवाल उठाया जा रहा है कि 5 माह तक उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस अपना अख्तियार इस्तेमाल करते हुए इस केस को मजीद समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया और मामले को टाल दिया। बहरहाल जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि फिर 11 अक्टूबर को अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत की कि वो तहरीक लब्बैक की बतौर जमात रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश करे और ये भी बताए कि किस शिक के तहत इसे रजिस्टर किया गया। ये पूछा गया कि बताया जाए कि तहरीक लब्बैक बैरून मुल्क से फंड्स लेने वाली जमात है और क्या इसकी बैरून मुल्क मेंबरशिप भी मौजूद है। जिसके बाद इस केस की मजीद समाअत 16 नवंबर को हुई, जिसमें बाज़ मालूमात फराहम नहीं की गई। इस समाअत में हसास इदारे की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें कहा गया कि इदारा इस बात का तयन नहीं कर सकता कि किसी शख्स के पास बैंक अकाउंट है और ना ही इस बात का तयन कर सकता है कि कोई शख्स टैक्स दहिंदा है या नहीं। ये तमाम मालूमात FBR और स्टेट बैंक से ली जा सकती हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा कि इस समाअत में हमने हसास इदारे के नुमाइंदे से इन कवानीन के बारे में पूछा जो उसे यानी इस इदारे को, हसास इदारे को रेगुलेट करते हैं और इसके मैंडेट का तयन करते हैं। तो उस नुमाइंदे ने जवाब दिया कि इदारा मुल्क के कवानीन के तहत चलता है, मगर यह नहीं बताया कि वो कवानीन कौन से हैं जिनके तहत यह हसास इदारा चलता है। जिसके बाद अदालत ने अटॉर्नी जनरल को अगली समाअत में तैयारी के साथ आने को कहा और ये बात भी की कि अदालत एहतजाज के पैरामीटर्स का जायजा लेगी और ये भी देखेगी कि रियासत को कौन इनसे कैसे निमटना चाहिए। इसलिए अदालत ने 12 मई 2017 और डी चौक पर तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक के धरने का जायजा लिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा कि इस केस की आखिरी समाअत 22 नवंबर 2018 को हुई, जिसमें अदालत ने अटॉर्नी जनरल और दीगर को सुना। जिसके बाद हमने तमाम मुतालिका लोगों को मजीद 4 हफ्ते की मोहलत दी कि वो दस्तावेजात, तहरीरी दलाइल और रिपोर्ट्स पेश करें।
22 दिसंबर को ये 4 हफ्ते की मोहलत भी खत्म हो गई, मगर कोई चीज अदालत में पेश नहीं की गई। यहाँ अदालत वाज़े तौर पर बता रही है कि किस तरह धरना खत्म होने के बाद भी रियासती इदारों से, हुकूमती इदारों से बारहा रिपोर्ट्स का कहा गया कि इस धरने के हवाले से दें, मगर नहीं पेश की गई। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने मजीद लिखा कि जब केस शुरू हुआ तो पंजाब और वफाक में नून लीग की हुकूमत थी, नवाज शरीफ वजीर आजम थे और अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ थे। इलेक्शन के बाद दोनों हुकूमतें तहरीक इंसाफ के पास चली गई। वजीर आजम इमरान खान बन गए और अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान बन गए, जिसमें पंजाब और इस्लामाबाद के लॉ ऑफिसर जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे थे, वो इन रिपोर्ट्स के साथ खड़े रहे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में अदालत में पेश की गई। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अपने फैसले में फिर 3 मुख्तलिफ एहतजाजों का जायजा लिया। 12 मई 2007, 2014 का तहरीक इंसाफ का डी चौक का धरना और 2017 में तहरीक लब्बैक के धरने पर अदालत ने आज बात की। इस फैसले में और इन एहतजाजों का हवाला देते हुए लिखा है कि तहरीक लब्बैक की लीडरशिप ने यह जरूर देखा होगा कि 12 मई को दिन दिहाड़े मासूम लोगों को कराची में कत्ल कर दिया गया। इस कत्ले आम के जिम्मेदारों को सजा नहीं मिली। तहरीक लब्बैक ने यह भी देखा होगा कि तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक ने रेड जोन पर कई महीनों तक अपना कैंप लगा लिया और उन्हें जुडिशल कमीशन बनवाने में कामयाबी हासिल हो गई, मगर इस कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने इलाके की सफाई और उसकी बहाली के लिए तलाफी तो दूर की बात, तहरीक इंसाफ की क़यादत ने माफ़ी तक नहीं मांगी। तहरीक इंसाफ को मुफ्त की पब्लिसिटी मिलती रही। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अपने फैसले में लिखा कि तहरीक लब्बैक ने यह मुतालबा किया था कि हल्फनामे में लफ्ज़ में कसम खाता हूं को दोबारा बहाल किया जाए। हुकूमत ने यह बात मानी और कानून में तरमीम कर दी, यानी लफ्ज़ कि मैं कसम खाता हूं बहाल कर दिया। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने लिखा कि तमाम हसास इदारों की मुत्तफ़िक़ा राय है कि तहरीक लब्बैक इस धरने से सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहती थी। उन्होंने मजहबी जज्बात को उभारा, नफरत की आग लगाई, मुजाहिरीन तशद्दुद पर उतर आए और इमलाक को तबाह किया, जिससे 16 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। तकरीबन तमाम मुआशी सरगर्मियों को तहरीक लब्बैक ने रोक दिया था। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने लिखा है कि 2017 में पाकिस्तान का जीडीपी 320 खरब रुपए था। इस लिहाज से एक दिन की बंदिश का हिसाब लगाया जाए तो 88 अरब रुपए बनता है। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने लिखा कि खुफिया इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक सियासतदान भी धरने में गए। तहरीक लब्बैक को प्राइम टाइम में फ्री मीडिया पब्लिसिटी दी गई। इस जमात का नाम रातों रात घर घर में लिया जाने लगा। जिस काजी फैज़ ईसा ने लिखा कि इसके बाद 2018 के इंतखाबात में तहरीक लब्बैक के अरकान सिंध असेंबली में मुंतखब हो गए और बतौर जमात तहरीक लब्बैक को बड़ी तादाद में वोट भी मिला। जिस काजी फैज़ ईसा ने लिखा कि तहरीक लब्बैक और इसके हामी तमाम मामलात में पुरअज़म थे, वो शहरियों की जिंदगी को मुतासिर करें। इस चैलेंज से निपटने के लिए हुकूमत, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तैयारी बहुत कम थी और ये अब तक वाज़े नहीं कि मुख्तलिफ इदारों के दरमियान क्या खातिर ख्वाह हद तक हम आहंगी भी थी या नहीं। अदालत लिखती है कि लगता तो यह है कि विजन का फुकदान था और कशमकश इस मामले में गालिब रही। पाकिस्तान के शहरियों ने अपना भरोसा रियासत को दिया है ताकि रियासत बुनियादी हुकूक को तरजीह दे, शहरी खुद को महफूज महसूस करें, उनकी जायदादों को का तहफ़्फ़ुज़ हो और वो आज़ादाना तरीक़े से नक़्ल हरकत कर सके, मगर रियासत उनकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरी। अदालत अपने फैसले में चैनल्स की नशरियात की बंदिश से मुतालिक भी लिखा है। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अपने फैसले में लिखा कि पेमरा अपने लाइसेंसेस ब्रॉडकास्टर्स के कानूनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हुआ। जियो न्यूज़ और डॉन की नशरियात रोकी गई, उसमें खलल डाला गया। पेमरा ने उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया और ना ही इन केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ एक्शन लिया जो जिम्मेदार थे। जब पेमरा से जिम्मेदारों का पूछा गया तो वो ला इल्मी का इजहार करते रहे। जिस काजी फैज़ ईसा ने लिखा कि टीवी चैनल्स और अखबारों ने शिकायत की है कि उनकी नशरियात और इशाअत में खलल डाला जा रहा है। हमने कोशिश की कि इन शिकायत का जायजा लिया जाए और देखा जाए कि इसमें कोई सदाकत है या नहीं। जिस काजी फैज़ ईसा ने लिखा कि सहाफ़ी, एडिटर्स, अखबार, ब्रॉडकास्टिंग के इदारों ने यह शिकायत की कि मीडिया को दबाया और खामोश किया जा रहा है। साथ ही CPNA ने इल्ज़ाम लगाया कि दबाव की वजह से एडिटर्स और सहाफ़ियों को मजबूर किया जा रहा है कि वो अपने काम को खुद सेंसर करें। जिस काजी फैज़ ईसा ने लिखा कि ज़ाहिरी और खुफिया सेंसरशिप गैर आईनी है। आज़ादाना राय को सेंसर करने, एक ही राय को सामने रखने और मीडिया में किसे नौकरी मिलनी चाहिए और किसे निकालना चाहिए जैसे मशवरे और इक़दामात गैर कानूनी हैं। अदालत माजी में इस मामले पर बरहमी का इजहार कर चुकी है। अदालत हिदायत कर चुकी है कि किसी भी चैनल की नशरियात में कोई खलल पैदा नहीं किया जाए और पुलिस मुजरिमान के खिलाफ कार्रवाई करे। ना हुकूमत, ना कोई इदारा, कोई भी आज़ादी इजहार राय के बुनियादी हकूक पर कदगन लगा सकता है।
जैसे काजी फायदीसा ने फैसले में लिखा है कि मुजाहिरीन जो लोगों के सड़कों के इस्तेमाल के हक को मुतासिर करते हैं या इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। आइन ने जो जिम्मेदारियां इलेक्शन कमीशन पर आयद की हैं, इलेक्शन कमीशन को उन्हें पूरा करना होगा। अगर कोई सियासी जमात इन कवानीन की पाबंदी नहीं कर रही जो इसकी निगरानी के लिए बनाए गए हैं, फिर इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी होगी। कानून यकीनी तौर पर कॉस्मेटिक नहीं होता, जाहिरी नहीं होता। जो इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे ने कहा था, अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि कानून के मुताबिक तमाम सियासी जमातों को अपने फंड्स के जराए का हिसाब देना होगा। रियासत को गैर जानिबदार और शफाफ तरीके से इकदाम करने होंगे। कानून सबके लिए काबिल अमल है, बशमूल उनके जो हुकूमत में है। अदालत ने फैसले में लिखा है कि 12 मई के सानहे में मुलविस अफराद जो आला हुकूमती ओहदों पर फाइज थे, रियासत उनके खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम हुई, जिससे एक बुरी मिसाल कायम हुई, जिसकी वजह से दूसरों को हिम्मत हुई कि वो अपने एजेंडे की तकमील के लिए तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करे। कोई भी शख्स कोई ऐसा फतवा दे जो किसी और को नुकसान दे या नुकसान की वजह बने, कवानीन के मुताबिक इसके खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाई होनी चाहिए। अदालत ने फैसले में लिखा कि केबल ऑपरेटर्स जिन्होंने लाइसेंस याफ्ता इदारों की नशरियात रोकी, उनके खिलाफ पेमरा अपने ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई करे, और अगर ये किसी और के कहने पर हुआ है तो पेमरा को उनके खिलाफ रिपोर्ट करना चाहिए। अदालत ने फैसले में लिखा कि तमाम इदारों को अपने मैंडेट से तजावुज नहीं करना चाहिए। वो आज़ादी इजहार राय पर कदगन नहीं लगा सकते और ना ही उनके पास ये अख्तियार है कि वो इशात और नशरियात की मैनेजमेंट और अखबारात की तरसील में मुदाखलत करें। अदालत हुकूमत पाकिस्तान को वजारत दिफा के जरिए और आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयरफोर्स चीफ को हिदायत करती है कि वो अपने मातहत उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है। फैसले के मुताबिक अदालत पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को यह हिदायत करती है कि वो रैली, एहतजाज और धरनों से निपटने के लिए एक मयारी हिकमत अमली और तरीक़ाकार बनाएं और इस बात को यकीनी बनाएं कि मुख्तलिफ सूरत हाल से निपटने के लिए बनाए गए तरीक़ाकार में लचक होनी चाहिए। अदालत ये वाज़ेह करती है कि इस किस्म के तरीक़ाकार तय करना अदालत के इख्तियार में नहीं है, इसलिए अदालत तवक्को करती है कि अमन अमान के क़याम के लिए तमाम कोशिशें की जाएंगी ताकि इंसानी जानों के नुकसान से बचा जा सके। फैसले के मुताबिक अदालत वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत को हिदायत करती है कि जो नफरत, तशद्दुद और दहशतगर्दी की वकालत करते हैं उनकी निगरानी की जाए और मुजरिमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। फैसले के मुताबिक अदालत यह हिदायत करती है कि मालूमात और ताउन के लिए इस फैसले की नकूल हुकूमत पाकिस्तान को बजरियाए सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी डिफेंस, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स, सेक्रेटरी मजहबी उमूर, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, सूबों के चीफ सेक्रेटरीज, इलेक्शन कमीशन, पेमरा, पीटीए और इस्लामाबाद के चीफ इलेक्शन कमीशन को भेजी जाए। साथ ही सेक्रेटरी डिफेंस को हिदायत की जाती है कि इस फैसले को मुसल्लह अफवाज और तमाम एजेंसीज के सरबराहों को भेजें। सेक्रेटरी दाखिला को हिदायत की जाती है कि फैसले की नकल को तमाम सूबे के आईजीज और इस्लामाबाद के आईजीज को भेजा जाए। सेक्रेटरी इत्तलात को हिदायत की जाती है कि वो इस फैसले की नकल को प्रेस इंफॉर्मेशन के तमाम डायरेक्टर्स को भिजवाएं जो इसे अपने हुदूद में शाया होने वाले अखबारात को भिजवाएं। साथ ही पेमरा भी इस फैसले की नकूल को तमाम टीवी चैनल्स तक को भिजवाए। यह बहुत अहम फैसला है। अब देखते हैं कि जो अदालत ने हिदायत दी हैं उन पर किस हद तक अमल होता है, ना सिर्फ इस सूरत में कि आइंदा वो कुछ ना हो जो माजी में हुआ, बल्कि इस सूरत में भी कि कार्रवाई की जाए जैसा कि अदालत की तरफ से हिदायत की गई है। बहुत ही तफसीली और अहम फैसला अदालत की तरफ से आया है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम इशू पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एसपी ताहिर दावड़ को कत्ल हुए 2.5 माह हो गए हैं। उन्हें गुज़िश्ता साल 26 अक्टूबर को इस्लामाबाद से अगवा किया गया था और उनकी लाश 14 नवंबर को अफगानिस्तान से मिली थी। फिर हुकूमत ने वादा किया कि उनके हवाले से पार्लिमानी कमीशन भी बनेगा, उनके बेटे से वज़ीर आज़म इमरान खान भी मिले, उनको यकीन दहानी कराई गई, मगर अब उनके बेटे कह रहे हैं कि हुकूमत ने अपना वादा पूरा नहीं किया और अगर अब नहीं किया 3 दिन के अंदर तो इंटरनेशनल कमीशन का हम मुतालबा दोबारा कर देंगे क्योंकि हुकूमत अपना वादा पूरा नहीं कर रही है। क्या वजह है, क्या मामला हैं? अमजद ताहिर दावड़ बेटे मकतूल ताहिर दावड़ हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया अमजद ताहिर दावड़, क्योंकि बड़े बड़े दावे की थे शहरयार आफरीदी साहब ने वज़ीर दाखिला ने, फिर आपसे वज़ीर आज़म इमरान खान भी मिले थे, फिर आपकी बात मानी गई थी कि पार्लिमानी कमीशन बनेगा। फिर क्या हुआ, क्या वजूहात बता रहे हैं कि इस दौरान वो नहीं बन सका? ज़ाहिर है हुकूमत के और रियासत पाकिस्तान के वो पुलिस अफसर थे, इतना अफसोसनाक वाक़या हुआ है। रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान क्यों नहीं चाहेगी कि तहकीकात हों, वादे के बावजूद क्यों नहीं अपनी कमिटमेंट पूरी करेगी? क्या वजूहात बता रहे हैं? शाहज़ेब खानज़ादा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया आज।
बात कुछ यूँ है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब हम आए हैं, चर्चा यहाँ पे आए हैं, उसके बाद ना तो किसी से रब्ता हो रहा है और बहुत मुश्किल से हम रब्ता करने की कोशिश करते हैं। इंटीरियर मिनिस्टर के साथ, आईजी साहब के साथ रब्ते में है, कोर कमांडर के साथ, सब हमें बस यकीन दहानियाँ करा रहे हैं कि हो जाएगा, लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं हुआ। पिछले दिन हम गए, बड़ी मुश्किल से मुलाकात का मौका मिला है शहरियार साहब के साथ। तो शहरियार साहब जिस तरह वादा किया गया था कि 3 अपोजिशन के होंगे और 2 गवर्नमेंट के, तो उसके बिल्कुल अपोजिट चले गए। उन्होंने 4 गवर्नमेंट के उसमें रख लिए थे, 3 गवर्नमेंट के और 2 जो थे अपोजिशन से, जिस पर हमने एतराज़ भी उठाया। इसके साथ साथ शहरियार साहब ने जो फीडर की तरफ से शहीद पैकेज किया था, वो भी इस पार्लिमानी कमेटी के साथ एक तरह से मशरूत कर लिया कि आप इस पर राज़ी हो जाए, जो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से है, तो उस पर फिर बात हो सकेगी। तो हमने उस वक्त भी गिला किया कि ये क्यों डिले किया जा रहा है। बस हमें कहा कि बस वो बन गया है, वो हो रहा है और हो गया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ। हम बार बार हमने कोशिशें भी की है, आज भी हम यकीन दहानियों के बिना पर ही बस बैठे हैं। कोई ठोस, हमारे हाथ कोई ठोस चीज़ नहीं है जिससे हम कह सके कि कुछ हुआ है, इसमें आगे कोई प्रोग्रेस हुआ है। नहीं, जो आपको टाइम मिला अगर वज़ीर दाखिला से मिलने का, तो उन्होंने बताया नहीं कि भाई वजह क्या है, तहकीकात क्यों नहीं आगे बढ़ रही, जो वादा किया था वो क्यों नहीं पूरा हो रहा, वजह नहीं बताई एग्जैक्टली कि ये हो क्यों रहा है? कोई वजूहत नहीं। हम जब शहरियार साहब से मिले, उसने कहा कि बस बन गया है। हमने कहा कि स्पीकर साहब इससे लाइलम है और ये पार्लिमानी कमेटी है, पार्लियामेंट से होके बनना है, पार्लियामेंट इसके बारे में नहीं जानता। उसने कहा कि नहीं, वो बस नाम प्रपोजल हो गए है। उसमें उसने कहा कि अली मोहम्मद खान का नाम हमने प्रपोज किया है, उसमें नूर कादरी साहब का नाम है, उसमें पीपल्स पार्टी की तरफ से जो हमें नाम आया है वो रहमान मलिक का है और मुहसिन दावड़ है, इसके अलावा फ़रूक नसीम है। जिसके बाद हमने एतराज़ किया कि पहले तो ये बना नहीं है, आप हमें यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं, सिर्फ इसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। उसने कहा कि नहीं, बस कुछ दिनों में ये भी हो जाएगा, नोटिफिकेशन भी हो जाएगी। फिर हमने ये एतराज़ भी किया कि ये 3 गवर्नमेंट की तरफ से, जिस पर वो एग्री नहीं कर पाए। वो कह रहे हैं कि आप लोग वापस चले जाए जी साहब के पास और इसको रीसेटल कर ले, इस पर फिर बात कर लेंगे। मतलब हमें खुद भी समझ नहीं आ रहा। तो फिर वज़ीर आज़म इमरान खान से जब आप मिले थे, उन्होंने क्या कहा था एग्जैक्टली, उन्होंने क्या वादा किया था आपसे मुलाकात में? इमरान खान साहब से इस हवाले से बात हुई थी, जो कि हमारा जो इनिशियल मुतालबा था वो था इंटरनेशनल कमीशन का, जिस पर खान साहब ने कहा था कि हम अपनी तरफ से जो आप कहेंगे, जिस पर आपको इत्मीनान होगा, इस तरह की इंक्वायरी करेंगे। लेकिन ये गवर्नमेंट की तरफ से उसके बाद ये ऑफर आया कि हम पार्लिमानी कमेटी बनाएंगे और ये उसके अंडर एक नई GIT तश्कील देंगे और ये इसको सिरे से नए तहकीकात हम शुरू करेंगे। लेकिन उसके बाद सिर्फ यकीन दहानियाँ ऐलान भी हुए, लेकिन उसके बाद से कोई प्रैक्टिकल अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। अच्छा, फिर आप 3 दिन का कह रहे हैं, ये डेडलाइन पूरी तो आप इंटरनेशनल कमीशन का मुतालबा करेंगे आपके ट्वीट के मुताबिक? बिल्कुल, उस वक्त भी शहरियार साहब ने कहा था कि विदिन 3 डेज़ में इसको नोटिफिकेशन करूंगा। अगर ये नहीं हो पाया और या आप लोग तहकीकात के बाद मुतमईन ना हुए तो आप अपना मुतालबा दोहरा सकते हैं। तो चूँकि हमने 3 दिन के बजाय हमने 3 महीने इंतज़ार किया है और आज भी मैं कह रहा हूँ कि चलो 3 दिन और सही, लेकिन अगर अब भी ये नहीं हुआ तो हम मजबूर होंगे कि हम फिर अपना मुतालबा दोहराएंगे भी और इस मुतालबे को मनवाने के लिए जो हमारे पास आईनी हकूक़ है उसको इस्तेमाल भी करेंगे। बहुत शुक्रिया। बेटे अमजद ताहिर दावड़ हमारे साथ मौजूद थे, मकतूल ताहिर दावड़ के बेटे, और वो ये कह रहे हैं कि मुतालबा दोहराएंगे। शहर अपने हिसाब से मुसलसल रब्ता करते रहे, जवाब नहीं आया, प्रोग्राम में नहीं आया। आज के प्रोग्राम में इतने, फिर के प्रोग्राम में मुलाकात होगी।